देखिए बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बैटरियों के बारे में पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने प्राथमिक बैटरियां और द्वितीयक बैटरियों का अध्ययन किया। प्राथमिक बैटरियों में हम लोगों ने लेक्लांची सेल और मर्क्यूरी सेल के बारे में पढ़ा था, जबकि जो द्वितीयक बैटरियां होती है उसमें हम लोगों ने शीशा संचायक सेल और निकल कैडमियम सेल के बारे में अध्ययन किया। और आज हम लोग पढ़ेंगे ईंधन सेल और संक्षारण के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ईंधन सेल। देखिए बच्चों, ईंधन सेल को फ्यूल सेल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्यूल सेल भी कहा जाता है। देखिए बच्चों, क्या होता है, इन ईंधन सेल में जो ये ईंधन होते हैं, यानी जो फ्यूल होता है, फ्यूल की दहन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। कहने का मतलब है कि इन ईंधन सेल में विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमारे ईंधनों का उपयोग किया जाता है। और जो ये सेल होते हैं, ईंधन सेल होते हैं, वो बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं करते हैं। कहने का मतलब है कि ये प्रदूषण मुक्त सेल होते हैं। जो हमारा अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम था, उस अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम में भी विद्युत ऊर्जा के स्रोत के रूप में ईंधन सेल का ही उपयोग किया गया था। और वहां पे जो ईंधन सेल काम में लिया गया था, वो कौन सा ईंधन सेल था? H2O2 ईंधन सेल। देखिए बच्चों, जो हमारा अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम था, उसमें H2O2 ईंधन सेल का उपयोग किया गया था। और इस H2O2 ईंधन सेल के उपयोग से जो उत्पाद बनता है, जो जलवाष्प बनती है, उस जलवाष्प को संघनित करके उसका उपयोग अंतरिक्ष यात्रियों ने पानी के रूप में किया था। तो एक तो ये क्या होते हैं, ये जो ईंधन सेल होते हैं वो प्रदूषण मुक्त होते हैं, इनसे किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है। दूसरा, जब तक इनमें क्रिया कारकों का प्रवाह होता रहता है, कहने का मतलब है कि जब तक क्रिया कारक इसमें प्रवाहित होते रहते हैं, तब तक हमारा ये सेल काम करता रहता है। देखिए बच्चों, इन ईंधनों के द्वारा विद्युत ऊर्जा का जो उत्पादन होता है वो तो बहुत पहले से ही किया जा रहा है। इसके लिए क्या किया जाता है, जीवाश्मीय ईंधनों की सहायता से जो जल होता है, जल को उच्च दाब पर गर्म किया जाता है, ठीक है। और उसके द्वारा टरबाइन चलाए जाते हैं और टरबाइन के द्वारा विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। ये प्रक्रिया हमारे संयंत्रों में चलती है, जहाँ पे कि विद्युत का उत्पादन होता है। लेकिन जो ये प्रक्रम होता है, ये जो प्रक्रिया होती है, ये प्रक्रिया एक तो बहुत ही लंबी प्रक्रिया होती है, और दूसरा इसमें क्या होता है, प्रदूषण होता है। तो देखिए बच्चों, इसलिए आजकल ईंधन सेल का उपयोग किया जा रहा है। तो हम पढ़ लेते हैं अब ईंधन सेल के बारे में कि ईंधन सेल क्या होते हैं। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ऐसे गैल्वेनिक सेल, देखिए बच्चों, ईंधन सेल गैल्वेनिक सेल होते हैं। ध्यान दीजिएगा, गैल्वेनिक सेल, ऐसे गैल्वेनिक सेल जिनमें हाइड्रोजन यानी H2, मेथेन यानी CH4 तथा मेथेनॉल यानी CH3OH आदि ईंधनों की दहन ऊर्जा को सीधे ही विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, ईंधन सेल कहलाते हैं। भाई मैंने अभी अभी आपको बताया कि इसमें क्या किया जाता है, जो हमारा फ्यूल है यानी हमारा जो ईंधन है, उसकी दहन ऊर्जा को सीधे ही विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। आगे देखिए, इनमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के संयोग से जल बनने की अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। यानी इनमें जो अभिक्रिया होती है, मुख्य रूप से जो ईंधन सेल होते हैं, जैसे H2O2 ईंधन सेल है, जिसके बारे में हम यहाँ अध्ययन करेंगे, तो ये कहा जाता है कि इनमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के संयोग से जल बनने की अभिक्रिया का क्या होता है, उपयोग होता है। आगे देखिए बच्चों, ईंधन सेल में H2 तथा O2 गैसों के बुलबुलों को सरंध्र कार्बन इलेक्ट्रोडों के माध्यम से सांद्र जलीय NaOH विलयन में प्रवाहित किया जाता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि ईंधन सेल में क्या होता है, H2 तथा O2 गैसों के बुलबुलों को सरंध्र कार्बन इलेक्ट्रोडों के माध्यम से जो विद्युत अपघट्य है यानी सांद्र जलीय NaOH का विलयन है, उसमें प्रवाहित किया जाता है। इलेक्ट्रोड अभिक्रिया की दर बढ़ाने के लिए सूक्ष्म विभाजित प्लेटिनम या पैलेडियम धातु जैसे उत्प्रेरकों को इलेक्ट्रोडों में मिश्रित किया जाता है। और यदि मान लीजिए इलेक्ट्रोडिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाना है, तो क्या किया जाता है, इन इलेक्ट्रोडों के साथ में सूक्ष्म विभाजित प्लेटिनम या पैलेडियम धातु जैसे जो उत्प्रेरक होते हैं, उन्हें इलेक्ट्रोडों के साथ में या तो मिश्रित कर दिया जाता है, यानी मिक्स कर दिया जाता है, या कभी कभी क्या किया जाता है, इनको तार के रूप में इन इलेक्ट्रोडों के ऊपर लपेट दिया जाता है। क्लियर है, ये चीज आपको समझ में आई? तो देखिए बच्चों, एक बार मैं आप लोगों को ईंधन सेल की संरचना समझा देती हूँ कि हमारे ईंधन सेल की संरचना क्या होती है। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा। हमारा जो ईंधन सेल होता है वो कुछ इस तरीके से होता है।
देखिए बच्चों, कुछ इस तरीके की बनावट हमारे ईंधन सेल में होती है। इसमें 2 कार्बन के इलेक्ट्रोड होते हैं। ये 2 क्या होते हैं? कार्बन के इलेक्ट्रोड होते हैं। ये दोनों कार्बन के इलेक्ट्रोड सरंध्र होते हैं। कैसे होते हैं? सरंध्र, यानी जिनमें छोटे छोटे छेद होते हैं, जिसे हम पोरस भी कह सकते हैं। ये दोनों कार्बन के इलेक्ट्रोड होते हैं जो सरंध्र इलेक्ट्रोड है। क्लियर है? इसमें एक तरफ से यहाँ से हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है और एक तरफ से यहाँ से ऑक्सीजन गैस प्रवाहित की जाती है। क्लियर है? और यहाँ बीच में देखिए बच्चों, यहाँ पे बीच में एक वैद्युत अपघट्य भरा रहता है और वो वैद्युत अपघट्य होता है इसमें सांद्र जलीय, देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, कौन सा होता है? सांद्र जलीय NaOH का विलयन। सांद्र जलीय NaOH का विलयन, ये इसके अंदर भरा हुआ रहता है विलयन। देखिए बच्चों, वापस समझने की कोशिश कीजिए कि इस तरीके की कुछ संरचना होती है हमारे ईंधन सेल की, जिसमें ये जो कार्बन इलेक्ट्रोड है, ये 2 कार्बन इलेक्ट्रोड होते हैं और ये दोनों कार्बन इलेक्ट्रोड सरंध्र होते हैं। सरंध्र का मतलब है छिद्रित होते हैं। इनके बीच में सांद्र जलीय NaOH का विलयन भरा हुआ होता है। ये जो बीच में भरा हुआ है, यहाँ एक तरफ से H2 गैस प्रवाहित की जाती है और एक तरफ से O2 गैस प्रवाहित की जाती है। क्लियर है? तो ये संरचना आप लोगों को समझ में आई। ठीक है, देखिए ये तो व्यवहार करता है एनोड की तरह और ये व्यवहार करता है कैथोड की तरह। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, मैं वापस बता रही हूं भाई, ये जो है मैं इधर लिख देती हूं, ये व्यवहार करता है एनोड की तरह, एनोड। ठीक है, इधर लिख देती हूं, ये एनोड है और ये क्या है? कैथोड है। ठीक है, कैथोड है। अब देखिए बच्चों, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो ये संरचना होती है हमारे किसकी? ईंधन सेल की। और जो उत्पाद बनता है वो उत्पाद यहाँ से क्या निकल जाता है? बाहर निकल जाता है। यानी जो उत्पाद जल बनता है वो यहाँ से क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। तो ये संरचना हमने किसकी पढ़ी? ईंधन सेल की संरचना पढ़ी। अब देखिए बच्चों, जो ये ईंधन सेल होता है ये एक गैल्वेनिक सेल होता है। भाई ईंधन सेल भी क्या होता है? गैल्वेनिक सेल होता है। और इसमें एनोड पर तो होता है ऑक्सीकरण। क्या होता है? एनोड पे तो होता है ऑक्सीकरण और कैथोड पे क्या होता है? अपचयन होता है। तो देखिए बच्चों, एनोड पे क्या अभिक्रिया होती है? इस एनोड पे क्या होता है? जो ये हाइड्रोजन है, जैसे ही यहाँ पे बेटा हाइड्रोजन जाएगी, यहाँ से हाइड्रोजन अंदर भेजी जाएगी, तो इन इलेक्ट्रोडों के छिद्रित होने के कारण यह हाइड्रोजन गैस कहाँ जाने की कोशिश करती है? यहाँ अंदर। भाई हाइड्रोजन यहाँ अंदर जाने की कोशिश करती है और ये जो हाइड्रोजन गैस है ये क्या करती है? OH- से क्रिया करके। भाई ये OH- कहाँ से आया? आप लोगों को पता है कि जो NaOH टूटता है, NaOH कैसे टूटता है? Na तो टूटता है प्लस का और OH टूटता है माइनस का। क्लियर है? ये आप सबको पता है। तो देखिए जैसे ही ये हाइड्रोजन इसके अंदर जाती है तो क्या होगा? ये OH- से क्रिया कर लेती है। तो देखिए क्या अभिक्रिया होगी? 2H2 प्लस 4OH-, इससे बन जाएंगे 4 तो जल के अणु और ये 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। तो देखिए बच्चों, ये अभिक्रिया कहाँ होती है? एनोड पे। एनोड पे क्या होती है? ये अभिक्रिया होती है और ये है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कहने का मतलब है एनोड पे होता है ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन का यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। तो देखिए बच्चों, जो ये 4 जल के अणु और इलेक्ट्रॉन बने, ये यहाँ बीच में रहते हैं। 4 तो जल के अणु और 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी यहाँ बीच में रहते हैं 4 जल के अणु। देखिए बच्चों, 4 तो जल के अणु और ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है यहाँ बीच में रहते हैं। भाई यही चीज मैंने यहाँ लिखी है। ये दोनों चीजें 4H2 और 4 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ लिखे हैं। देखिए बच्चों, वापस लिख देती हूँ। देखिए 4H2O, 4H2O और ये 4H2 और ये 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं? यहाँ रहते हैं। अब इनमें क्या होता है? यहाँ से प्रवाहित की जाती है ऑक्सीजन। क्या प्रवाहित की जाती है? ऑक्सीजन। अब भाई ऑक्सीजन भी तो यहाँ अंदर आने की कोशिश करेगी क्योंकि इलेक्ट्रोड क्या है? सरंध्र है। अब ये जो ऑक्सीजन है, जब ये ऑक्सीजन यहाँ अंदर आएगी, ठीक है, तो ये जो ऑक्सीजन है ये 2 तो जल के अणु और इन 4 इलेक्ट्रॉनों से क्या कर लेगी? क्रिया कर लेगी। तो देखिए कैथोड पे क्या होता है? अपचयन होता है। कैथोड की अभिक्रिया देखिए भाई, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन 2 तो H2O से और इन 4 इलेक्ट्रॉन से क्रिया करके क्या बना लेगी? 4OH- का निर्माण कर लेगी।
ठीक है। तो देखा आपने कि एनोड पे तो क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है, जबकि हम कैथोड की बात करें तो कैथोड पे यहाँ पे क्या हो रहा है, कैथोड पे अपचयन हो रहा है। तो देखिए बच्चों, ये अभिक्रिया होती है हमारे ईंधन सेल के एनोड और कैथोड पर। क्लियर है। तो ये क्रियाविधि आपको समझ में आई। यहाँ पे जो अतिरिक्त जल के अणु बनते हैं, जो उत्पाद के रूप में जल बनता है, वो यहाँ से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। देखिए बच्चों, एक चीज और समझना कि जब तक यहाँ पर अभिकारकों का प्रवाह बना रहता है तब तक हमारे ईंधन सेल काम करते रहते हैं। यानी कहने का मतलब है यहाँ से हाइड्रोजन गैस जाती है और यहाँ से हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। ये इनलेट है, ये आउटलेट है, यानी यहाँ से हाइड्रोजन गैस गई, यहाँ से बाहर। ऐसे यहाँ से ऑक्सीजन गैस अंदर गई और यहाँ से ऑक्सीजन गैस बाहर निकल गई। तो ये प्रक्रिया हमारे ईंधन सेल की होती है। तो देखिए बच्चों, आपको ईंधन सेल का ये डायग्राम और ईंधन सेल की ये एनोडिक और कैथोडिक अभिक्रियाएं समझ में आई होगी। तो थोड़ा हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। आगे देखिए बच्चों, ये जो संरचना है ये आपकी किताब में ईंधन सेल की संरचना दी हुई है, जो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। भाई यहाँ से हाइड्रोजन गैस जाती है, यहाँ से ऑक्सीजन जाती है, और देखिए यहाँ से हाइड्रोजन गैस प्रवाहित होती है, यहाँ से ऑक्सीजन। और ये जो इलेक्ट्रोड है, ये जो एनोड और कैथोड करके आपको इलेक्ट्रोड दिखाए गए हैं, देखिए बच्चों इस तरीके से ये इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, पोरस होते हैं। ये सरंध्र इलेक्ट्रोड होते हैं। क्या होते हैं ये? सरंध्र इलेक्ट्रोड होते हैं। यहाँ बीच में यहाँ पे वैद्युत अपघट्य भरा रहता है। देखिए जलीय वैद्युत अपघट्य। और कौन सा वैद्युत अपघट्य है? यहाँ पे भरा हुआ रहता है NaOH, यानी सांद्र जलीय NaOH का विलयन यहाँ पे भरा रहता है। ये व्यवहार करता है ये एनोड की तरह और ये व्यवहार करता है कैथोड की तरह। और ये संरचना मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ ईंधन सेल की। क्लियर है। तो ये कहानी आपको समझ में आई होगी यहाँ तक की। अब देखिए बच्चों, इनमें निम्न अभिक्रिया होती है। देखिए बच्चों, अभिक्रिया क्या क्या होती है मैं आपको समझा चुकी हूँ। कैथोड पे देखिए O2 प्लस 2H2O और 4 इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बन गया, 4OH माइनस बन गया। अरे भाई, ये अभिक्रिया मैंने आपको समझाई है ना। देखिए बच्चों, ये अभिक्रिया मैंने आपको समझाई है कि O2 2H2O और 4 इलेक्ट्रॉन से 4OH माइनस बन गए। तो ये वही तो अभिक्रिया है। तो देखिए ये हमारी कैथोड की अभिक्रिया है और कैथोड पे क्या हो रहा है, अपचयन। कैथोड पे क्या हो रहा है, अपचयन। एनोड पे देखिए 2H2 प्लस 4OH माइनस और इससे बन रहे हैं 4H2O और 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये अभिक्रिया भी मैंने आपको समझाई हुई है, एनोडिक अभिक्रियाएं। और एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। क्लियर है। तो आगे देखिए, समग्र अभिक्रिया क्या होगी, 2H2 प्लस O2 से बन रहा है 2H2O। क्लियर है, ये इसकी समग्र अभिक्रिया होती है। आगे देखिए, जब तक अभिकारकों यानी H2 तथा O2 गैस की आपूर्ति होती रहती है, यानी जब तक इनका प्रवाह बना रहता है, सेल लगातार कार्य करता है। क्लियर है, आई बात समझ में। ईंधन सेल की दक्षता 70% होती है। देखिए बच्चों, ईंधन सेल की दक्षता कितनी होती है, 70% होती है। ठीक है, आगे देखो, इनका उपयोग अंतरिक्ष यानों में किया जाता है। अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम में भी इसी सेल का उपयोग किया गया था। भाई अभी जो हम लोगों ने H2O2 ईंधन सेल के बारे में पढ़ा, इस सेल का उपयोग अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम में किया गया था। ईंधन सेल प्रदूषण मुक्त होते हैं एवं भविष्य में इनके महत्व को देखते हुए अनेक प्रकार के ईंधन सेलों को निर्मित कर उनका परीक्षण किया गया है। ठीक है, आगे देखिए, इनका प्रयोग वाहनों में भी किया जा रहा है। देखिए बच्चों, आजकल इनका उपयोग वाहनों में भी किया जा रहा है और ये बिल्कुल प्रदूषण मुक्त सेल होते हैं। क्लियर है। तो आप लोगों को ईंधन सेल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि ईंधन सेल क्या होता है और इनकी कैथोड और एनोड पे क्या अभिक्रियाएं होती है। क्लियर है। अब देखिए बच्चों, अगला टॉपिक है संक्षारण। संक्षारण को कोरोजन भी कहा जाता है। देखिए बच्चों, जब किसी भी धातु को वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है तो उस धातु की सतह पर उसके ऑक्साइड या अन्य लवणों की परत चढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो धातु वायु के साथ में और जो जल है उसके साथ में क्या कर लेता है, क्रिया कर लेता है, जिसके कारण या तो ऑक्साइड की परत चढ़ जाएगी या कोई कार्बोनेट, सल्फाइड या दूसरे लवणों की उसके ऊपर क्या चढ़ जाती है, परत चढ़ जाती है। और इसे ही कहा जाता है संक्षारण।
देखिए बच्चों, संक्षारण का सबसे अच्छा उदाहरण है लोहा। आप लोगों ने देखा होगा जब लोहे की किसी भी वस्तु को वायु और जल की उपस्थिति में यूं के यूं ही छोड़ दिया जाता है तो थोड़े दिनों बाद उस पर क्या लग जाती है, जंग लग जाती है। कहने का मतलब है उसके जंग लगना शुरू हो जाएगा, यानी जो लोहे की वस्तु है वो कैसी हो जाएगी, कोरोइड हो जाएगी, संक्षारित हो जाएगी। तो देखिए बच्चों, क्या होता है, संक्षारण के कारण हमें हमारी धातुओं की क्या होती है, हानि होती है। और ये कहा जाता है कि प्रत्येक वर्ष लाखों करोड़ों टन जो लोहा होता है वो संक्षारण के कारण क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो संक्षारण को समझने के लिए जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो है लोहे का संक्षारण, जिसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा। जल तथा वायु की उपस्थिति में धातुओं की सतह पर उनके ऑक्साइड या अन्य लवणों जैसे सल्फाइड, सल्फेट, कार्बोनेट की परत चढ़ना ही संक्षारण कहलाता है। मैंने अभी आपको समझाया। इसमें धातु ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देकर ऑक्सीकृत हो जाती है। देखिए बच्चों, क्या हो जाता है, धातु का ऑक्सीकरण हो जाता है, यानी धातु ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देके क्या हो जाती है, ऑक्सीकृत हो जाती है तथा उसका ऑक्साइड बन जाता है। क्लियर है? आगे देखिए। संक्षारण एक धीमी गति की प्रक्रिया होती है। देखिए बच्चों, बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, धीरे धीरे होता है संक्षारण। यह एक वैद्युत रासायनिक परिघटना होती है तथा इसमें ऊर्जा उत्सर्जित होती है। देखिए बच्चों, जो संक्षारण है वो एक विद्युत रासायनिक परिघटना होती है और आज हम इस विद्युत रासायनिक परिघटना का ही यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं कि किस तरीके से संक्षारण होता है और वहाँ पे एक जो गैल्वेनिक सेल का निर्माण होता है वो कैसे होता है और किस तरीके से वहाँ पे कैथोडिक और एनोडिक अभिक्रियाएं होती है, इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो देखिए आगे, संक्षारण के उदाहरण देखिए बच्चों, जैसे लोहे पे जंग लगना, हमने देखा है ये चीज। चांदी का बदरंग होना, अरे भाई जो चांदी की वस्तुएं हैं वो काली हो जाती है तो चांदी का बदरंग होना। और तीसरा है कॉपर तथा पीतल पर हरे रंग की परत का चढ़ना। तो देखिए बच्चों, ये साधारणतः हमारे संक्षारण के उदाहरण है। ठीक है, आगे देखिए। संक्षारण के कारण भवनों, पुलों, जहाजों तथा धातुओं से बनी वस्तुओं विशेषकर लोहा को काफी क्षति पहुंचती है और प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए की हानि होती है। मैंने अभी आपको बताई ये बात। देखिए बच्चों, अब ये संक्षारण के बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं कि कोई भी धातु है, अगर धातु ऑक्सीकरण के द्वारा धात्विक यौगिक में बदल रही है और ऊर्जा बाहर निकल रही है तो ये क्रिया होती है संक्षारण। क्या होती है? संक्षारण। और जो संक्षारण की क्रिया होती है वो निष्कर्षण यानी धातु निष्कर्षण की बिल्कुल क्या होती है? अपोजिट होती है। और धात्विक यौगिक और ऊर्जा के द्वारा किसी भी धात्विक यौगिक का धातु में बदलना क्या कहलाता है? निष्कर्षण कहलाता है या अपचयन कहलाता है। तो कहने का मतलब है जो ये संक्षारण की प्रक्रिया होती है ये निष्कर्षण की प्रक्रिया की उल्टी होती है, यानी इसमें क्या होता है? धातु धात्विक यौगिक में बदल जाती है और ऊर्जा बाहर निकलती है। आई बात समझ में? आगे देखिए। Au यानी ऑरम, जिसको गोल्ड भी कहते हैं, ऑरम, प्लेटिनम तथा पैलेडियम धातु का संक्षारण नहीं होता क्योंकि इनकी क्रियाशीलता बहुत ही क्या होती है? कम होती है। क्लियर है? आगे देखिए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे लोहे का संक्षारण। देखिए बच्चों, संक्षारण को समझने का जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो है लोहे का संक्षारण, जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए, लोहे का संक्षारण जिसे जंग लगना भी कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, इंग्लिश में क्या कहा जाता है? रस्टिंग ऑफ आयरन कहा जाता है। तो ये जल व वायु की उपस्थिति में होता है। लोहे से बनी किसी वस्तु के विशेष स्थल पर जब ऑक्सीकरण होता है तो वह स्थान एनोड का कार्य करता है तथा निम्न अभिक्रिया होती है। देखिए बच्चों, जो ये संक्षारण होता है वो धातु की किसी एक जगह से स्टार्ट होता है और जहाँ से ये शुरू होता है वो स्थान एनोड की तरह कार्य करता है और वहाँ पे लोहे का क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण हो जाता है। और देखिए क्या अभिक्रिया होती है? ये अभिक्रिया होती है, यानी Fe 2Fe और इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं तो 2Fe+2 + 4 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? ये चीज समझ में आई? यानी इस तरीके से यह अभिक्रिया होती है। आगे देखिए, एनोड पर मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के द्वारा प्रवाहित होकर दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं तथा वहां H+ आयन की उपस्थिति में ऑक्सीजन का अपचयन करते हैं।
तो देखिए बच्चों, वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन धातु के द्वारा प्रवाहित होकर दूसरे स्थान पे जाएंगे, यानी धातु की दूसरी जगह पर जाएंगे और वहाँ H+ आयन की उपस्थिति में ऑक्सीजन का क्या होता है, अपचयन होता है। तो इस तरीके से वहाँ पे कैथोडिक और एनोडिक क्रिया होती है। देखिए बच्चों, एक बार इसको समझने की कोशिश करना। देखिए बच्चों, ये हम लोग मान लेते हैं कोई लोहे की वस्तु है। देखिए बच्चों, क्या है, ये कोई लोहे की वस्तु है और यहाँ पे इसके ऊपर पानी की बूंद है। क्या है ये, पानी की बूंद, पानी की बूंद। यानी कहने का मतलब है कोई लोहे की वस्तु है और ये जो लोहे की वस्तु है ये वायु और नमी के संपर्क में है। ठीक है, ये पानी की बूंद है। अब हम मान लेते हैं यहाँ से कोरोजन स्टार्ट हो रहा है। देखिए बच्चों, अब हम मान लेते हैं कि यहाँ से कोरोजन क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। और देखिए क्या अभिक्रिया होगी, यहाँ पे अभिक्रिया होगी 2Fe। ठीक है, इससे बन गया 2Fe+2 और 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। क्लियर है। और ये जो स्थान है जहाँ पे ये अभिक्रिया हो रही है, यानी जहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है, ये स्थान कहलाता है एनोड। क्या कहलाता है, एनोड। और एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। क्लियर है। अब देखिए बच्चों, जो ये 4 इलेक्ट्रॉन बने हैं, समझने की कोशिश करना, जो ये 4 इलेक्ट्रॉन हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ दूसरी जगह जाएंगे। ठीक है, यहाँ दूसरी जगह जाएंगे। 4 इलेक्ट्रॉन है, ये इधर जाएंगे और यहाँ पे ये क्या करेंगे, ऑक्सीजन से क्रिया करेंगे। देखिए क्या अभिक्रिया होगी यहाँ पर, देखिए ये समझने की कोशिश कीजिए। O2 + 4H प्लस ये 4 इलेक्ट्रॉन, ये आपस में अभिक्रिया करके क्या करेंगे बच्चों, देखिए ये 2H2O का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे, 2H2O का निर्माण करेंगे। क्लियर है, ये बात आपको समझ में आई। तो देखिए यहाँ आपने क्या देखा कि जहाँ ये दूसरी जगह जा रहे हैं वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे ऑक्सीजन का अपचयन हो रहा है। अब समझने की बात ये है कि ये 4H+ कहाँ से आए। वापस देखिए बच्चों, जो ये 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन के साथ में और 4H+ के साथ में क्रिया करके ये 2H2O का निर्माण करेंगे। अब बात ये है कि ये 4H+ आए कैसे। देखिए बच्चों, समझने की कोशिश कीजिए। ये कहा जाता है कि जो वायुमंडल की CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो जल के साथ में क्रिया करके एक अम्ल बनाती है, कार्बोनिक अम्ल। H2CO3 एक कार्बोनिक अम्ल बनाती है और ये जो कार्बोनिक अम्ल होता है, ये कार्बोनिक अम्ल टूट जाता है H+ और HCO3- के रूप में। कैसे टूट जाता है, H+ और HCO3- के रूप में टूट जाता है और यही H+ यहाँ पे काम में आते हैं। क्लियर है। तो आपको ये क्रियाविधि समझ में आई कि किस तरीके से लोहे का संक्षारण हो रहा है, कि जहाँ से स्टार्ट होता है वो जगह एनोड की तरह कार्य करती है, वहाँ ऑक्सीकरण होता है और मुक्त होने वाले 4 इलेक्ट्रॉन दूसरी जगह पर जाकर ऑक्सीजन से और 4H+ से क्रिया करते हैं और वो स्थान कहलाता है कैथोड और वहाँ पे होता है अपचयन। क्लियर है। आगे देखिए, CO2 के जल में घुलने पर H2CO3 बनने के कारण अम्लीय माध्यम उत्पन्न होता है तथा इससे H+ प्राप्त होते हैं। देखिए बच्चों, कैसे प्राप्त होंगे, CO2 + H2O, इन दोनों की क्रिया से H2CO3 बनता है और ये H+ और HCO3- इस रूप में टूट जाता है। तो मैंने आपको समझाया कि ये H+ कहाँ से आए, ये H+ हमें इस तरीके से प्राप्त हुए हैं। क्लियर है। आगे देखिए, यह स्थान कैथोड की तरह कार्य करता है तथा निम्न अभिक्रिया होती है। देखिए बच्चों, ये अभिक्रिया मैंने आपको समझाई हुई है। अरे भाई, अभी आपको मैंने ये अभिक्रिया समझाई है ना कैथोड की, ये कैथोड की अभिक्रिया है। कैथोड की अभिक्रिया है जहाँ पे क्या होता है, अपचयन होता है। ठीक है, तो ये अभिक्रिया मैंने आपको समझा दी। O2 + 4H+ + 4 इलेक्ट्रॉन और ये बन रहा है 2H2O। क्लियर है। और देखिए इसके लिए E0 यानी क्या होता है, E0 इसके लिए 1.23 वोल्ट। क्लियर है, बात समझ में आई यहाँ तक की। अब देखिए इस डायग्राम को देखिए, ये आपकी किताब में डायग्राम दिया गया है कोरोजन का, यानी लोहे के संक्षारण का। देखिए यहाँ पे एक बार समझने की कोशिश कीजिए, जहाँ से इसका कोरोजन शुरू हो रहा है वहाँ पे क्या होगा, जो ये आयरन है, आयरन में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, यानी लोहे का ऑक्सीकरण हो जाएगा। लीजिए भाई, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, इसमें से ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गए।
ये चारों इलेक्ट्रॉन इस दूसरी जगह पे आएंगे और यहाँ दूसरी जगह पे ये 4 इलेक्ट्रॉन 4H प्लस और ये O2 ये आपस में क्रिया करके क्या बना लेंगे, F ये बना लेंगे 2H2O। क्या बना लेंगे, 2H2O बना लेंगे। अब देखिए बच्चों, यहाँ समझने की कोशिश कीजिए, Fe तो बदल गया Fe+2 में और यहाँ पे कैथोड पे बन गया 2H2O। क्लियर है, आई बात समझ में? यानी कहने का मतलब है एनोड पे तो Fe+2 का निर्माण हो गया और कैथोड पे बन गया 2H2O। अब देखिए बच्चों, जो ये Fe+2 बन रहा है ये बदल जाता है Fe+3 में, यानी ये और ऑक्सीकृत हो जाता है और बाद में ये जल के साथ में क्रिया करके फेरिक ऑक्साइड का निर्माण करता है। आगे देखिए, समग्र अभिक्रिया देखिए, 2Fe प्लस O2 प्लस 4H प्लस, इससे बन रहा है 2Fe+2 प्लस 2H2O और इसके लिए E0 सेल का मान देखिए 1.67 वोल्ट। क्लियर है, आगे देखिए, इसके पश्चात वायुमंडलीय ऑक्सीजन के द्वारा फेरस आयन यानी Fe+2 और अधिक ऑक्सीकृत होकर फेरिक आयन बनाता है जो जलयोजित फेरिक ऑक्साइड बना लेता है। भाई क्या होता है, जो Fe+2 है वो और ऑक्सीकृत होकर Fe+3 में बदल जाता है। ठीक है, यानी जो फेरस आयन है वो फेरिक आयन में बदल जाता है और ये फेरिक आयन क्या बनाते हैं, जल योजित होकर फेरिक ऑक्साइड यानी Fe2O3.XH2O बनाते हैं। क्लियर है यहाँ तक का, जो जंग के रूप में दिखाई देते हैं, इसके साथ ही H+ आयन पुनः उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है जो Fe+2 से Fe+3 आयन बने वो फेरिक ऑक्साइड बना लेते हैं, जल योजित फेरिक ऑक्साइड, और जंग के रूप में दिखाई देते हैं। क्लियर है, तो ये क्रियाविधि आपको समझ में आई जंग की। आगे देखिए, संक्षारण को रोकने के उपाय। देखिए बच्चों, हम कोरोजन को कैसे रोक सकते हैं, समझिएगा। धातु की सतह पर पेंट, तेल, ग्रीस या बिस्फिनोल का लेप करना, इससे धातु की सतह वायु तथा नमी के संपर्क में नहीं आ पाती तथा संक्षारण रुक जाता है। अरे भाई बच्चों, जब हम धातु की सतह को वायुमंडल के संपर्क में नहीं आने देंगे, नमी और वायु के संपर्क में नहीं आने देंगे, तो सीधा सीधा संक्षारण क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। यानी कहने का मतलब है जब हमारी धातु की सतह वायुमंडल के सीधे संपर्क में नहीं आएगी तो संक्षारण भी नहीं होगा, तो हम इन पदार्थों का लेप कर देते हैं। दूसरा देखिए, धातु की सतह पर अधिक सक्रिय धातु जैसे MgZn यानी मैग्नीशियम और जिंक की परत चढ़ा देना, इसे उत्सर्ग इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। इसमें सक्रिय धातु का संक्षारण होता है तथा वस्तु की क्या होती है, रक्षा होती है। ठीक है, अगला देखिए, धातु की सतह पर अक्रिय धातु जैसे एसिन की परत चढ़ाना, और चौथा क्या है, लोहे पर जंग रोधी विलयन जो किसका होता है, क्षारीय सोडियम फॉस्फेट तथा क्रोमेट विलयन की परत चढ़ाना, और यह परत अविलय रक्षी परत की तरह कार्य करती है। क्लियर है, तो देखिए बच्चों, आप लोगों को आज के दोनों टॉपिक समझ में आए होंगे, ईंधन सेल और संक्षारण। इसके साथ ही साथ संक्षारण में क्या क्रियाविधि होती है, क्या विद्युत रासायनिक प्रक्रिया होती है, ये भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो देखिए बच्चों, हमारी ये यूनिट समाप्त हो चुकी है और अब हम आगे के वीडियो में इसके अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। क्लियर है, धन्यवाद।